कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करंट अफेयर है और उसके लिए आपको जो भी इवेंट्स हो रही हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है न्यूज़पेपर। मेंस के लिए क्या रणनीति होना चाहिए? क्या पीटी के साथ ही मेंस का तैयारी करना चाहिए या पहले पीटी का तैयारी करके फिर मेंस का तैयारी करना चाहिए? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं जो नया स्टार्ट करते हैं, या पुराने भी जो 1-2 अंक से चूक जाते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर दिया। इसका क्या रणनीति है? देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पीटी और मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी नहीं होती है, आपको सब कुछ साथ में पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए जहाँ तक बात है तो जैसे ही आप पीटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी इंटरव्यू की लगभग तैयारी साथ में चलती रहती है। इंटरव्यू देने जाने के वक्त कुछ बातों का जैसे जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, मेरे साथ फरहान दानी सर हैं और ये जब से इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में तभी से आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं किस तरीक़ा से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए, किस तरीक़ा से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, पीटी की तैयारी करना चाहिए, मेंस की तैयारी करना चाहिए। वर्तमान समय में बेगूसराय में पोस्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कोऑपरेटिव बैंक में। और एक बात आपसे बता दें, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर भी हैं, वो भी पद इन्हीं के पास में है। संपूर्ण रणनीति इनके लेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। अभी जो समय है 69 को लेकर जो बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि मात्र 90 दिन बचा हुआ है और इस 90 दिन में यदि बच्चे सही तरीका से अपना रणनीति बना पाते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा तैयारी करते हैं लेकिन उनका रणनीति सही नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो कुछ अंकों से पीछे हो जाते हैं। क्योंकि लगातार इस बार पैटर्न हमेशा बदल रहा है, तो इसको लेकर सर बच्चे को क्या करना चाहिए? बदलते पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिक बुक्स पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप बेसिक बुक्स पर फोकस करेंगे, बेसिक बुक्स मतलब जो नॉर्मल स्कूल की बुक्स हैं, ठीक है, स्कूल की बुक्स जैसे आप 10th क्लास तक की हर सब्जेक्ट की बुक्स, 10th क्लास तक की सारे सब्जेक्ट की बुक्स आप जितने अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा अभी के माहौल में आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, उसके बाद उठाएंगे तो बिहार हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, इन सारे का वेटेज बहुत अच्छा है और इस पर यदि 4-5 सब्जेक्ट पर बच्चे अगर पकड़ कर लेते हैं तो वो अच्छा कर पाते हैं। तो उनके लिए यदि देखा जाए तो हिस्ट्री में किन बुक पर ध्यान देना चाहिए और क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, बिहार की जहाँ तक बात है कि तो बिहार के लिए सबसे अच्छी बुक है इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय। वो अगर आप बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का प्लस बिहार का जो एंशिएंट मेडिएवल सारा कंप्लीट हो जाएगा और उससे सिर्फ आप बिहार एक परिचय से कम 25 से 30 क्वेश्चन पीटी में ज़रूर मिल जाएगा। बच्चे का ये भी कमेंट रहता है कि सर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बुक आता है, आप कौन सा पढ़े? सब्जेक्टिव बुक पढ़े। और ये सिर्फ पीटी में नहीं, मेंस में भी फर्स्ट पेपर में काफ़ी मदद करेगा। सर, इसका आप नोट्स कैसे बनाए थे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक एक करके नोट्स बनाना जरूरी होता है या केवल 1-2 बार पढ़ लेंगे हो जाए? वो तो हर स्टूडेंट की रिटेंशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। नोट्स बनाना हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस है। वैसे नोट्स बना के रखने से ज़्यादा याद रहता है, लेकिन कुछ लोगों को अगर अच्छा रिटेंशन है, जैसे मैंने नोट्स कम बनाए, मैं सिर्फ बुक पढ़ा है, बुक्स ही 2-3 बार मैंने पढ़ी है और उससे ही रिटेंशन हो गया तो नोट्स बनाने की ज़रूरत कम पड़ी। साइंस का वेटेज देखा जा रहा है और साइंस में भी देखा जाए तो बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और लाइफ साइंस भी जोड़ दिया जा रहा है। तो इनको लेकर आपका रणनीति क्या था और वर्तमान समय में बच्चे किस तरीका से रणनीति? साइंस के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप 10th क्लास तक की साइंस की सारी बुक्स एनसीईआरटी या किसी स्टेट बीटीबीसी जो है स्टेट किसी भी स्टेट बोर्ड की या एनसीईआरटी किसी भी स्टेट की, बिहार की, कहीं की भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल की साइंस की बुक अच्छे से पढ़ लिए तो सारा साइंस का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर, साइंस हो गया, ये करंट अफेयर के लिए, चूंकि करंट अफेयर देखा जा रहा है तो अब कुछ बिहार से जोड़कर भी दे दिए जा रहे हैं और मैक्सिमम प्रश्न करंट से रहते हैं। हिस्ट्री में जाइएगा तो करंट से जोड़कर सबसे मतलब जोड़ के रिलेटेड करके, साइंस में भी करंट का रणनीति क्या होना चाहिए? देखिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करंट अफेयर है और उसके लिए आपको
जो भी इवेंट्स हो रही हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ के जो नॉलेज ले सकते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैगज़ीन वगैरह उसमें काम करती है, लेकिन जो बेसिक है न्यूज़पेपर आप अगर अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको किसी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा न्यूज़पेपर लें, बच्चे ये भी कमेंट करते हैं। वो तो हर इंसान की अपनी चॉइस पे। अब जैसे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, वो इंग्लिश की कोई भी अच्छी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में, अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी कोई भी हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, कोई भी, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना होगा आपको। सर न्यूज़पेपर में बहुत सारे खबर एक्स्ट्रा रहते हैं जिसको नहीं भी पढ़ना चाहिए, उसमें क्या छांटते थे आप सर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए आप पहले अपने सिलेबस में देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं टोटल पूरे सिलेबस में, और उससे रिलेटेड अगर न्यूज़पेपर में कोई सिर्फ उसी चीज़ को पढ़िए। उससे अब उसमें न्यूज़पेपर में तो लोकल न्यूज़ बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं, तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ पेजेस हैं जो, जैसे फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल न्यूज़, और जो सबसे ज़्यादा जो आगे काम आएगा मेंस में, वो एडिटोरियल पेज है। यदि देखा जाए सर तो जिस तरीक़ा से ज्योग्राफी पूछे जा रहे हैं उसमें बिहार के ज्योग्राफी थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, इंडिया का ज्योग्राफी, उसका रणनीति क्या होना चाहिए, किस बुक को फॉलो करना चाहिए? देखिए, ज्योग्राफी के लिए तो बेसिक बुक्स जो आप 12th तक की ज्योग्राफी पढ़िए, ठीक है। 11th-12th की ज्योग्राफी की जो बुक्स है, चाहे वो NCERT की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, वो पढ़ सकते हैं। और साथ में ज्योग्राफी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैप। जब तक आपको मैप अच्छे से रिटेंशन नहीं होगा, मैप को अच्छे से आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाएगा, तब तक आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही से नहीं सॉल्व कर पाइएगा। सर यदि ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे तैयारी अच्छा से कर लेते हैं, जो रणनीति बताए रणनीति पर बना लेते हैं। अब रहा थोड़ा सा एग्जाम से पहले सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, सेट देना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते थे? मैंने तो इस तरीके की कोई सेट प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर बनाए, जिससे अंदाज़ा हो सके कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। और ज़्यादा प्रीवियस भी नहीं, पिछले 3-4 सालों का ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाने से क्या होता है कि वो बहुत सारा ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस में, जैसे हिस्ट्री में, तो अगर आप पूरी प्रीवियस ईयर अभी तक, जैसे बीपीएससी की बात करें तो अभी तक बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर कर लिए तो हिस्ट्री के लगभग आपको 50% क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे। सर अभी जो समय है, जिस तरीक़ा से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बीपीएससी में, लगातार सुधार हो रहे हैं, यूपीएससी पैटर्न पर भी किया जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे को ये भी फ़ायदा है कि यदि बीपीएससी का अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी भी क्रैक करेंगे। और बिहार में दिन प्रतिदिन रिजल्ट का संख्या भी बढ़ रहा है, तो सर इसको देखकर आपका क्या संदेश होगा अभ्यर्थियों के लिए? मैं अभ्यर्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जितने अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी करें, जितने अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, वो सिर्फ बीपीएससी या यूपीएससी में आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने में भी, या फिर आप जब सर्विस लाइफ में जाएंगे तो एक अच्छा ऑफिसर बनने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। मेंस के लिए क्या रणनीति होना चाहिए? क्या पीटी के साथ ही मेंस का तैयारी करना चाहिए, या पहले पीटी का तैयारी करके फिर मेंस का तैयारी करना चाहिए? ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं जो नया स्टार्ट करते हैं, या पुराने भी जो 1-2 अंक से चूक जाते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर दिया। इसका क्या रणनीति है? देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें पीटी और मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग तैयारी नहीं होती है। आपको सब कुछ साथ में पढ़ना पड़ेगा। साथ में जैसे जैसे आप सारी बुक्स पढ़ेंगे, बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपकी पीटी, मेंस और साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी खुद ब खुद होते चली जाएगी। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम एज ए होल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर ये माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि अभी बस पीटी की तैयारी कर रहे हैं, जब पीटी हो जाएगा तब मेंस की तैयारी, तो ये काफ़ी मुश्किल आ सकती है। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। मेंस में जिस तरीक़ा से एसे दिया गया है, यूपीएससी भी एसे करता है, अभी जो एसे दिया गया इस बार एग्ज़ाम में वो बहुत अलग था।
उसमें पैटर्न ही चेंज था, उसको लेकर लग रहा है कि जो बच्चे डेप्थ में नहीं रहेंगे उनको समस्या होगा, तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एस्से के लिए सबसे पहले आप न्यूज़पेपर जितने अच्छे से पढ़िएगा और कुछ मैगजीन्स, ठीक है, जिसमें खास करके गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं, योजना और कुरुक्षेत्र, तो उससे आपको एस्से लिखने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। और उसमें न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल है। न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उनके सहारे आप सारा एस्से कर सकते हैं। सारा ऐसे कर सर, इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, चूंकि पीटी मेंस तो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। इंटरव्यू में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इंटरव्यू हो सके, क्योंकि आप लगातार इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू के लिए जहाँ तक बात है, तो जैसे ही आप पीटी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी इंटरव्यू की लगभग तैयारी साथ में चलती रहती है। इंटरव्यू देने जाने के वक्त कुछ बातों का, जैसे अब जब मेंस क्लियर हो गया है तो इंटरव्यू के लिए कुछ बातों को आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। जैसे आप में एक फॉर्मल बिहेवियर आना चाहिए, आप में एक बोल्डनेस आना चाहिए, स्मार्टनेस एज मीन्स कि आप कितने अच्छे से किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इंटरव्यूअर के सवाल का आप कितने अच्छे से टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं, उनको किसी बात में नहीं घुमा रहे हैं, वो जितना पूछ रहे हैं उसका टू द पॉइंट आंसर देना, ये इंटरव्यू का जो है की पॉइंट है। एक होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वो साइंस ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं, बाद में फिर उनका पैटर्न चेंज करते हैं, क्या उस पर ज़्यादा प्रश्न किया जाता है? उस पर भी प्रश्न हो सकता है, वो किया जा सकता है और होता भी है, ठीक है, लेकिन वो आप किस तरीके से उसको हैंडल, इंटरव्यू पूरी तरीके से आपके हाथ में, आप इंटरव्यू को जिस तरीके से चाहेंगे मोड़ सकते हैं। वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप इंटरव्यूअर को अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने पे मजबूर कर सकते हैं। बहुत सारे सर अभ्यर्थी होते हैं जो क्या करते हैं, 2-3 साल गैप कर देते हैं। सबसे बड़ा समस्या ये हो, उनको लगता है कि गैप का मैं क्या आंसर दूं, उस समय किन बातों को ध्यान में रख के अभ्यर्थी बच सकते हैं? हाँ, गैप का आंसर जो आपका रियल है वो आंसर, कोई भी इंटरव्यू में खास करके याद रखें, कोई भी बनावटी आंसर देने से बचें। जो भी हकीकत है उस पे बेस्ड, जो भी ये पूरी दुनिया जानती है, जो भी सच्चाई होती है वो सबसे ज़्यादा सही होती है। अगर आप किसी चीज़ को सही बताएंगे तो उससे जो रास्ता निकलेगा झूठ बोलने से, वो चीज़ उल्टा पड़ सकता है। अंतिम जो अभी विद्यार्थी देख रहे हैं, जिनको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, हमेशा से कुछ अंकों से छट जाते हैं, उनको क्या रणनीति बदलना चाहिए? उनको पहले अपना एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर लैग कर रहे हैं। अपने एग्ज़ाम देने के बाद जो आते हैं तो पूरा एक पॉइंट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो उनको लैगिंग हो रही है, उस चीज़ पे उनको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। और साथ में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक तरह से कह लीजिए कि लक भी फैक्टर होता है, तो इसीलिए साथ में ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आप उस पर बेस्ड हो जाए, आप अपना एक कैरियर ऑप्शंस लेके चलिएगा तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। उसमें अगर आपका कैरियर ऑप्शन है तभी ज़्यादा चांसेस है कि, क्योंकि आप पे मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, आप मेंटली फ्री रहेंगे तब किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जबकि अगर आप मेंटल प्रेशर में रहेंगे तो किसी चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। सर, ये प्रश्न आप किए, एक प्रश्न मेरे मन में आए, विद्यार्थी के मन में भी रहता है। बहुत सारे ऑफिसर लोगों को देखा गया है जो अभी छोटे पद पर हैं, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो अच्छा कर जाते हैं, क्या यही फैक्टर वहाँ काम करता है? हाँ, यही फैक्टर काम करता है। और ख़ास करके जो जॉब करते रहते हैं उन लोगों का देखिएगा कि ज़्यादातर उन लोगों का रिज़ल्ट बहुत आसानी से हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि वो मेंटल प्रेशर से फ्री रहते हैं, तो तैयारी को अपना 100% दे पाते हैं। मेरे साथ फराह दानिश सर थे और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर थे। ये लगातार आपसे बता रहे हैं, जिस तरीक़ा से सर ने रणनीति बताई, यदि इसको आप अमल करते हैं तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर सर से मैं मिलकर उसकी समस्या का आप लोग का समाधान करने का प्रयास करूँगा। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।